हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके पहले के वीडियो में हमने इसके बाकी पॉइंट्स के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है और हमको इसकी डिटेल स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के पॉइंट से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है उसका नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, माइनर एंड इंसॉल्वेंसी, यानी कि जो हमारा एक अवयस्क है और दिवालिया अधिनियम। अ माइनर कैन नेवर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट क्रिएट पर्सनल लाइबिलिटी, देयरफॉर he cannot be adjudged insolvent. He is not personally liable even for the dues of necessaries of life supplied to him. Such dues are reimbursable only out of his property only. यानी कि अवयस्क और दिवालिया अधिनियम क्या कह रहा है कि एक अवयस्क को कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं मानी गई है और वह क्योंकि माइनर है इसलिए उसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं, चाहे उसने जीवन की आवश्यकताओं ही क्यों ना खरीदी हो। नेक्स्ट इज माइनर एज जॉइंट प्रॉमिसर। अ माइनर कैन बी अ जॉइंट प्रॉमिसर विथ अ मेजर, बट द माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल अंडर द प्रॉमिस टू द promisee as well as to his co-promisor. But the major promisor cannot escape liability. The major joint promisor can be forced to perform the profit. यानी कि माइनर और जॉइंट प्रॉमिसर यानी कि माइनर किसी के साथ मिलकर एक संयुक्त वचनदाता के रूप में रह सकता है या नहीं। यदि कोई अवयस्क क्या कर रहा है, कुछ अन्य वयस्क वचनदाताओं के साथ वचनदाता बनता है, तो उसे उस अनुबंध में जो है वयस्क वचनदाता ही उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। अवयस्क को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यानी कि एक जो अवयस्क है वह अन्य वयस्क के साथ मिलकर वचनदाता के रूप में तो काम कर सकता है, लेकिन अगर कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वह जिम्मेदारी अन्य वचनदाताओं की रहेगी। नेक्स्ट इज माइनर एज अ शेयर होल्डर, यानी कि अ माइनर कैन नॉट अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी एज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर, अ माइनर कैन अप्लाई for transfer of fully paid shares in a company through his guardians. In case a minor inherits certain shares, the name of his lawful guardians will be entered as a member in the register of members of the company. यानी कि जो एक अवयस्क है वह क्या जो शेयर्स है यानी कि वह शेयर होल्डर के रूप में हो सकता है या नहीं। तो एक अवयस्क है वह किसी भी कंपनी में अंश आवंटित नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, किंतु अवयस्क को पूर्णदत्त अंश यानी कि फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं हस्तांतरित किए जा सकते हैं। इस संबंध में एक केस लॉ है, नंदिता जैन वर्सेस बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी का। उसमें कहा गया था निर्णय में कि यदि कोई अवयस्क अपने वास्तविक संरक्षक यानी कि नेचुरल गार्डियंस के माध्यम से किसी कंपनी के अंश अपने नाम हस्तांतरित करने की प्रार्थना करता है तो उसे अंशधारी बनाया जा सकता है यदि अंश पूर्ण प्रदत्त हों, किंतु जो सदस्यों का रजिस्टर है उसमें उसके संरक्षक का नाम ही लिखा जा सकता है। यानी कि हम कहें कि एक जो शेयर होल्डर है एक अवयस्क है वह जो न्यूली शेयर होते हैं उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, वह केवल उन्हीं शेयर्स को परचेज कर सकता है जो फुली पेड अप होते हैं। तो ऐसे शेयर्स तो वो उसके नाम पे हस्तांतरित हो सकते हैं, लेकिन वह नए शेयर्स जो कि फुली पेड अप नहीं है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, उसे कंपनी के शेयर्स अलॉट नहीं किए जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइनर
and Negotiable Instrument Act. Now, a minor can draw, make, negotiate, or endorse any negotiable instrument. It means like checks, bills of exchange, but will not be personally liable under any such instrument. However, any negotiable instrument executed or endorsed in favor of a minor can be enforced by him. यानी कि विनिमय साध्य अधिनियम जो है उसकी व्यवस्थाओं के अधीन एक अवयस्क बिल, चेक, प्रतिज्ञा पत्र लिख तो सकता है, हस्तांतरित कर सकता है तथा उसका नेगोशिएशन कर सकता है, किंतु अगर ऐसे विनिमय साध्य विलेख अप्रतिष्ठित हो जाते हैं यानी कि डिसऑनर हो जाते हैं तो उसका कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता है, जबकि विलेख के संबंधित अन्य सभी पक्षकार उसके प्रति तथा अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी कि हम कहें कि एक जो माइनर है वह नेगोशिएबल बिल लिख तो सकता है, एंडोर्स भी कर सकता है, लेकिन यदि वह अप्रतिष्ठित हो जाता है, यदि वह डिसऑनर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस माइनर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। नेक्स्ट इज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि नौकरी का ठहराव। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस बाय माइनर इज वॉइड। देयरफॉर अ माइनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू sue on the contract merely on the ground that it is for his benefit. A contract in which a minor is beneficiary can be enforced only when he has performed his promise under the contract. But in case of a service contract, the minor is yet to perform his promise, therefore he cannot enforce him. यानी कि एक जो अवयस्क है उसके साथ जो नौकरी का ठहराव है उसमें कहा गया है कि उसके साथ किया गया नौकरी का ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है। अवयस्क ऐसे ठहराव को इस आधार पर प्रवर्तित नहीं करवा सकता है कि वह उस अनुबंध में वचनग्राता था या फिर वो लाभ की स्थिति में था, जबकि इसमें स्वयं ने अपना दायित्व पूरा कर लिया हो, किंतु सेवा का अनुबंध करने मात्र से वह लाभदायी स्थिति में नहीं आ जाता है। इतना ही नहीं, अवयस्क के संरक्षक के द्वारा माता पिता भी अवयस्क की ओर से नौकरी का अनुबंध नहीं कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने इसके लिए कोई प्रतिफल उनको प्राप्त नहीं हुआ हो। यानी कि एक अवयस्क के साथ किया गया नौकरी का ठहराव पूर्णतः व्यर्थ है। इस संबंध में एक बहुत ही फेमस केस लॉ है, राज रानी वर्सेस प्रेम अदीप है। इसमें प्रेम अदीप जो कि एक फिल्म निर्माता था, प्रतिवादी जो है हमारा वो वादी को यानी कि राज रानी को किसी एक फिल्म में प्रतिफल के बदले अभिनेत्री की भूमिका देने का उसके पिता के मध्य ठहराव करता है। यानी कि प्रेम अदीप पिक्चर्स ने राज रानी के पिता के साथ में यह ठहराव किया कि वह अपनी आगामी फिल्म में राज रानी को एज अ हीरोइन लेंगे। बाद में प्रतिवादी ने क्या किया, जो प्रेम अदीप पिक्चर्स था उन्होंने कि वह भूमिका किसी अन्य कलाकार को दे दी। अब जो वादी थी राज रानी ने प्रतिवादी पर अनुबंध भंग का वाद प्रस्तुत कर लिया। इसमें न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि यह ठहराव पूर्णतः व्यर्थ है। कारण यह है कि यदि ठहराव राज रानी के साथ किया गया है तो उस समय वह अवयस्क थी, यानी कि वयस्क न होने के कारण उसके साथ किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ है। और यदि पिता के साथ किया गया है ठहराव तो भी वह व्यर्थ है, क्योंकि उसने उसका कोई प्रतिफल नहीं दिया गया है। यानी कि एक अवयस्क के साथ किया गया नौकरी का कोई भी ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है। इसी तरह से और भी कुछ हैं जिसे हम देखें। अदर्स में है माइनर एज अ ट्रेड यूनियन मेंबर, यानी कि एक जो माइनर है वह ट्रेड यूनियन का मेंबर तो बन सकता है। नेक्स्ट इज मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि विवाह का अनुबंध। विवाह के अनुबंध में एक जो है एक अवयस्क द्वारा भविष्य में शादी करने के लिए किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज ऑफ माइनर बाय देयर पेरेंट्स गार्जियंस
has been held to be valid and in the interest of the minor on the ground of the customs and communities. However, court may apply the prevailing personal law of the community concerned to which the minor in the case belongs. यानी कि जो एक अवयस्क है उसने जो अनुबंध किया है, जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया है भविष्य में शादी करने का, वह पूर्णतः व्यर्थ माना जाएगा. एंड लास्ट इज liability for tort. A minor is liability for a tort. It means civil wrong committed by him. यानी कि उसने कोई अपराध किया है उसके लिए. यानी कि यदि किसी अवयस्क ने ऐसा अपराध किया है जिससे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अथवा उसकी संपत्ति को क्षति पहुंचती है, तो अवयस्क को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा. अवयस्क भी वयस्कों की तरह ही आक्रमण, मानहानि, शीलभंग, कपट, गमन आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं, परंतु यदि अनुबंध के कारण अपराधपूर्ण कार्य किए जाते हैं तो अवयस्क उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है. लेकिन हम यहाँ यह कहें कि अवयस्क ने यदि कोई अपराध किया है तो उसके लिए तो वह उत्तरदायी ठहराया जाएगा. लेकिन अगर उसने कोई अपराध करने के लिए किसी के साथ अनुबंध किया है तो ऐसी स्थिति में उसको इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है. एक और पॉइंट है हमारा आवश्यकताओं के संबंध में, लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज. यदि कोई व्यक्ति किसी अवयस्क के साथ किसी और व्यक्ति को जिसके पालन के लिए वह अवयस्क बाध्य है को उसकी स्थिति अनुसार आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध कराता है, तो ऐसा व्यक्ति अवयस्क की संपत्ति यदि कोई है में से अपनी वस्तुओं का मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी होता है. अब ये प्रश्न है कि जीवन की आवश्यकताएं क्या होंगी. यानी कि हम यहाँ पर ये कहें कि वे सभी वस्तुएं जो केवल श्रृंगार तथा सजावट के लिए है, जीवन की आवश्यकताएं नहीं बन सकती है. ये सभी वस्तुएं उस व्यक्ति के जीवन की स्थिति, दशा एवं पद को बनाए रखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही क्यों न खरीदी गई हो. तो यहाँ पर जीवन की आवश्यकताएं क्या होंगी, उसमें हम कहें जीवन निर्वाह की सभी आवश्यक वस्तुएं हो, उसकी संपत्ति की रक्षा पर खर्च किया गया हो, कहीं आने जाने का उसका कोई खर्च हो, परिवार या हम कहें डॉक्टर की फीस हो, ये सभी अवयस्क की पढ़ाई लिखाई हो, प्रशिक्षण हो, यह सभी ये माने जाएंगे कि अवयस्क के आवश्यकताओं के संबंध में खर्च किए गए थे. इस संबंध में रॉबर्ट्स बनाम ग्रे का एक मामला है जिसमें जसदेव, जो कि एक अवयस्क है, क्रिकेट का पेशेवर खिलाड़ी बनना चाहता था. इसलिए उसने क्या किया कि देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी के साथ एक ठहराव किया. ठहराव के अनुसार उसने जसदेव को क्रिकेट की शिक्षा देना और क्रिकेट भ्रमण के समय अपने साथ वह उसे ले जाएगा और बदले में जो अवयस्क था जसदेव उसे 5,000 रुपये देगा. प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद में जसदेव से जो 5,000 प्राप्त करने का वह अधिकार था, क्योंकि जसदेव को एक अच्छा खिलाड़ी बनाने के लिए उसने उसको शिक्षा दी थी. वह ठहराव प्रशिक्षण के अतिरिक्त जसदेव के भावी पेशे के लिए भी महत्वपूर्ण है. भुगतान न मिलने की दशा में जो तो उसका जो कोच था उसने जसदेव की संपत्ति में से 5,000 रुपये जो था उसका जो खर्चा था उसको प्राप्त करने के लिए उसने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया. न्यायालय ने यह निर्णय लिया गया कि जो उसको प्रशिक्षण दिया गया था वह आवश्यकताओं के संबंध में ही था और उसे उसकी संपत्ति में से, यानी कि एक अवयस्क की संपत्ति में से वह अमाउंट प्राप्त करने का अधिकार होगा. थैंक यू.